लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? आप बताओ, जोतिहाट वालों सरफराज को जिता रहे हो ना? देखना मोदी जी, देखना देंगे तुम्हारा भरम, याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम, है हुकूमत तेरे। सलाम करता हूं आपकी मौजूदगी को, जो इतनी चिलचिलाती धूप में भी आप यहाँ पर कई घंटे से मौजूद हैं। जब मैं स्टेज पर आया तो मुझे कहा गया कि इधर बैठिए, इधर साया है, इधर कुर्सी पे धूप नहीं है। तो मैंने कहा मेरे सामने मेरे हजारों चाहने वाले धूप में खड़े हैं, मैं इधर बैठूंगा जहां धूप है, मैं साया में नहीं बैठूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। जोतिहाट वालों, अररिया वालों, मेरा ख्याल है कि आपसे तब मुलाकात हुई थी जब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जिंदा थे और स्टेडियम के अंदर एक मुशायरा हुआ था और मैं आया था। और वो वही दिन था 2017 का जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। उसी शाम मुशायरा था, मैं आपके बीच में आया था। फिर उसके बाद मैं आपके बीच आया था जब तेजस्वी यादव जी के साथ एनआरसी के आंदोलन में, फिर शायद स्टेडियम में ही आया हुआ था, तब आपसे मुलाकात हुई थी। और आज आया हूं एक बहुत जरूरी मसले पर गुफ्तगू करने के लिए। जितनी छतें हैं वो इंसानों से भरी हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल नीतीश की सभा में जितनी भीड़ होती है उतना तो यहाँ छत पर बैठे हुए हैं। सलाम करता हूँ आपकी मौजूदगी को। सिर्फ दाएं हाथ वाली छत नहीं, जो पीछे वाली छत है, मैं आते हुए देख रहा था कि वहां पर भी हजारों लोग छत पर ऊपर हैं। और मेरी आंखों के सामने सरों का समंदर है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। मैं शायद 2 साल बाद अब लौटा तब 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दायरे में सिमट के आया है। सुन के बताना मुझे, ऐसा न लगे कि आप थक गए। थके तो नहीं है ना? दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। सरफराज आलम साहब, आपसे मेरा रिश्ता तब जुड़ा जब आपके मरहूम वालिद हयात थे और उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि बेटा एक मुशायरा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम आओ। तो मैंने उनसे कहा था कि सीमांचल के गांधी, हम तो आपकी तकरीरें जमीन में बैठकर सुनते रहे हैं, आपने हुक्म दिया है तो मैं आऊंगा। मैं हाजिर हुआ था और आज मैं उनके एक बेटे के लिए आपके बीच में आया हूं। बहुत संजीदे मसले पे गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। बिहार वालों, मैं इस समय पिछले 10 दिन से पूरे बिहार के दौरे पर हूं, गया से लेकर के, और कल समस्तीपुर के हसनपुर में तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के बड़े भाई हैं, उनके लिए तेजस्वी जी के साथ सभा कर रहा था। वहां तेजस्वी जी ने एक बात कही और वो बात मुझे भी बड़ी मजे की लगी। तेजस्वी ने कहा, इमरान भाई, एक तरफ से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ता है और एक तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी का हेलीकॉप्टर उड़ता है, और इन 2 हेलीकॉप्टरों से निपटने के लिए मोदी ने 30 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, लेकिन इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इन 2 हेलीकॉप्टरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं।
तब मैंने तेजस्वी जी से कहा कि तेजस्वी जी, हमारे इन 2 हेलीकॉप्टरों के मुकाबले मोदी और नीतीश ने 30 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। काश इन दोनों बेशर्म हुकूमतों ने लॉकडाउन के दौरान यही 30 हेलीकॉप्टर बिहार के मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए लगाया होता तो शायद कोई भूखा प्यासा न रहता। जो कि हाथ वालों, मैं जानता हूं आप बड़ी कश्मकश में हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप बड़े फंसे हुए हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज आप जिस तरह उमड़ के आए हैं, मैं ये समझ गया हूं कि आपने फैसला कर लिया है, और आपने फैसला कर लिया है कि आप सरफराज आलम के साथ खड़े हैं। यहां एक सियासी जमात आई है, एक सियासी जमात आई है यहां पर। थोड़ी देर संजीव जी के साथ मेरी गुफ्तगू सुनना। ये कैमरे वाले भाई हट जाओ, पीछे वाले को तुम नजर नहीं आ रहे हो तो वो नाराज हो रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे और मेरे चाहने वालों के बीच में कोई कैमरा दीवार ना बने, सीधे सीधे बराह रास्त गुफ्तगू हो। एक जमात आई है और वो जमात ये कहती है, उसके सदर साहब यहां आके कह रहे हैं कि मैंने तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे बेटे को टिकट दे दिया। तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के गांधी थे। मैं तो उनसे बस ये कहने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप इन दिनों मुसलसल पूरे सीमांचल में घूम घूम करके सीमांचल के लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ की बाढ़ की बदहाली पर तंज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे चुनो, मेरे विधायकों को जिताओ तो हम तुम्हें पैकेज देंगे। अरे ओवैसी साहब, पूरे बिहार में लड़ाई सिर्फ 2 ताकतों के बीच में है। एक ताकत है मोदी और नीतीश की, और एक ताकत है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। इन 2 ताकतों के अलावा बिहार में जितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनमें तेल नरेंद्र मोदी भरवा रहे हैं। यही सच्चाई है। किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार में ओवैसी साहब जाकर वोट मांग रहे हैं? अच्छा, वो भी तेजस्वी के लिए वोट मांग रहे हैं? नहीं, वो जानते हो किसके लिए जाके वोट मांग रहे हैं? कहते हैं कोई उपेंद्र कुशवाहा है, उसको मुख्यमंत्री बनाओ, हमने उससे गठबंधन किया है। और उससे गठबंधन में कौन शामिल है? मायावती जी। मायावती जी का परसों वाला वीडियो देखा है जिसमें वो लगातार कह रही है कि राज्यसभा और विधान परिषद में मैं भाजपा का साथ दूंगी। सुना है वो वीडियो? सुना है? हाँ, मायावती जी कह रही है कि मैं भाजपा का साथ दूंगी, और ये उपेंद्र कुशवाहा बाबू तो पहले ही भाजपा की कैबिनेट में मंत्री थे। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके बीच में जाके कह रहे हैं कि मुसलमानों मुझे वोट दो। मुसलमानों में सीए एनआरसी में मजलिस के अलावा कौन खड़ा था? अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं कि सीए एनआरसी में कोई राजद का कार्यकर्ता नहीं खड़ा था, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं खड़ा था। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ खड़ा होकर के आपको चैलेंज करके कहता है कि आइए मुझसे बात करिए, मैं बताऊंगा कि मैं कहां कहां खड़ा था। अरे मैं खड़ा था शाहीन बाग में 90 साल की बिल्किस दादी के साथ, मैं खड़ा था गया के शांति बाग में, मैं खड़ा था पटना के सब्जी बाग में, मैं खड़ा था टोक राजस्थान के मोती बाग में, मैं खड़ा था केरल के कन्नूर में, मैं खड़ा था आपके घर से हैदराबाद में 400 मीटर की दूरी पर जो कुली कुतुब शाह स्टेडियम है उसमें भी मैं खड़ा था। मैंने वहां भी सभा की थी, और उस सभा का इनाम आपने अपनी हुकूमत से मुझे क्या दिलवाया था? बिहार वालों, आज बता रहा हूं आपसे, मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करवाया तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने। मेरा जुर्म उस मुकदमे में क्या लिखा गया है पता है आपको? यह लिखा गया है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने हैदराबाद में यह खड़े होकर पूछा कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। यह जुर्म था मेरा। हाँ, मैं यहां खड़ा होकर आपसे पूछ रहा हूं असदुद्दीन साहब कि आप सीमांचल में कह रहे हैं कि मजलिस के कारकुन पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब हिंदुस्तान के हर शहर में शाहीन बाग थे, जब अररिया में भी एहतजाज हो रहा था, किशनगंज में भी हमारी माएं बहनें बैठी थी शाहीन बाग बना करके, तो मुझे जवाब दो कि आपके हैदराबाद में जब हमारी बहन बेटियां बुर्के में निकल के एहतजाज कर रही थी, तो आपके दोस्त केसीआर की पुलिस उन्हें उठा ले जाती थी थाने, और बुर्का नशीन बहनों को 12-12 घंटे थाने में बिठा के उन्हें तब छोड़ा जाता था। आप सीमांचल में आके कह रहे हो कि एनआरसी का आंदोलन हमने किया? क्या ओवैसी साहब,
मैं गया था आपके यहाँ तो मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया। मुझे योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में एक सभा करने के एवज में जानते हैं कितने करोड़ का जुर्माना मेरे ऊपर लगाया था? 1 करोड़ 4 लाख रुपए का। योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए का मुकदमा लगवाया। ओवैसी साहब के हैदराबाद पुलिस ने मेरे ऊपर कहा कि आपने ये क्यों कहा कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग नहीं है, इसलिए आप पर भड़काऊ भाषण का इल्जाम है। और आप सीमांचल में आके लोगों से कह रहे हैं सीए एनआरसी। अरे सीए एनआरसी में जबरदस्ती क्रेडिट लेकर के वोट मत मांगिए। सीए एनआरसी में तो तेजस्वी भी खड़ा था, सीए एनआरसी में तो तेज प्रताप भी खड़ा था, सीए एनआरसी में राजघाट पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 3 डिग्री टेम्परेचर में बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा था। लेकिन वो एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप मांग रहे हैं। भोले भाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश मत करिए। सीमांचल के लोग भोले जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है। ये बिहारी है, एक बिहारी सब पर भारी। आए हो बिहार में ये कह रहे हो कि सीमांचल बाढ़ से तबाह है, तंज कर रहे हो सीमांचल की बदहाली पर, और ये कहते हो कि हमारे 2 विधायक जीत गए तो हम सीमांचल की तस्वीर बदल देंगे। अरे ओवैसी साहब, 2 विधायकों का जो बजट होगा साल का, वो बमुश्किल उनकी निधि होगी 2-3-4 करोड़। 2-3-4 करोड़ में आधा किलोमीटर रोड नहीं बनती है। सीमांचल की बदहाली दूर होगी जब 10 नवंबर को पटना की गद्दी पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो मैंने उनसे कहा है कि तेजस्वी साहब, कल मैंने हसनपुर में उनसे कहा कि आप बताइए, आप लोगों से वादा कर रहे हैं, नौजवानों से ये कह रहे हैं कि नौजवानों, अगर तुमने हमें वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया तो जो मैं पहली कलम से साइन करूंगा वो 10 लाख नौकरियां बिहार के नौजवानों के लिए सरकारी दूंगा। ये ऐलान कर रहे हो आप, तो ये बताओ सीमांचल को क्या दोगे? तो तेजस्वी यादव से वादा भी कर लो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, कांग्रेस महागठबंधन राजद और लेफ्ट की सरकार बनाइए, और तेजस्वी यादव सीमांचल के लिए अलग से पैकेज भी देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की हलक में हाथ डाल के भी सीमांचल के लिए पैकेज देगा। ये लालू के लाल का वादा है। जो कि हाट वालों, मेरे भाइयों, ये लड़ाई 1-2 विधायक जिताने की नहीं है। 1-2 विधायक, अगर सरकार ना हो तो 1-2 विधायक मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा पाते हैं थाने से। मैं जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। सही है कि नहीं है? वैसे हालात पैदा करो कि जिले में डीएम आए तो तुम्हारी सुने, कलेक्टर आए तो तुम्हारी सुने, एसपी आए तो तुम्हारी सुने। इस सभा का भी तो परमिशन नहीं दे रहा था। इस सभा का भी परमिशन नहीं दे रहे थे। मेरे हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दे रहे हैं आजकल। तो ऐसी हालत कर दो, इतना झूम के वोट डाल दो कि तुम्हारी पसंद का डीएम आए, तुम्हारी पसंद का एसपी आए। ये 1 विधायक 2 विधायक जितवा करके क्या कर लोगे ओवैसी साहब? जब सीमांचल के लिए पैकेज लेने आना हमारे ही पास पड़ेगा, हमारे ही पास आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की हुकूमत ही देगी सीमांचल के लिए पैकेज। जो कि हाट वालों, एक और बहुत जरूरी बात कह रहा हूं आपसे, इन दिनों बड़ी जज्बाती बातें की जा रही हैं। फेसबुक पर अगर आप एक पोस्ट कर दोगे सरफराज आलम के, तो इनबॉक्स में आकर के 4 गालियां भी लिख जाते हैं लोग। लिख जाते हैं कि नहीं लिख जाते हैं? जो कि हाट वालों, मुझे एक बात बताओ, असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है। तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि कोई एनआरसी और सीए में खड़ा नहीं था? अरे इमरान प्रताप गढ़ी ने सीए एनआरसी में हिंदुस्तान में 63 जगह सभाएं करी हैं, 63 जगह सभाएं करी हैं। मैं इमरान प्रताप गढ़ी में अररिया भी आया था, आप गवाह हैं, आया था कि नहीं आया था? आया था। और तो और एक बात बताऊं, जिस दिन सीए एनआरसी के लिए सबसे पहली लाठी चली थी पुलिस की जामिया के निहत्थे बच्चों पर, तब कोई असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आया था। रात के 10:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के इमरान प्रताप गढ़ी दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। कहां थे आप? आप कहते हो कि आपने सीएनआरसी में हिस्सा लिया। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीएनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। नहीं
नहीं है कोई तस्वीर आपके पास, क्योंकि आप नहीं आए थे। मैं गया था 4 बार 5 बार गया था वहां पर। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब पटना के सब्जी बाग आए हो, आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो। आप दिल्ली में आते थे, संसद सत्र में हिस्सा लेते थे, टीवी चैनलों के डिबेट में बैठने के लिए नोएडा भी जाते थे, लेकिन शाहीन बाग कभी नहीं आए, क्योंकि आप टीवी में तकरीर करते हो, लेकिन जहां जमीन पर उतरना होता है सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तकरीर करते हैं। मैं जब सच बोलता हूं तो मुझे गालियां देते हैं इनके ट्रोल, पूरी सोशल मीडिया की टीम लगा दी जाती है कि जाओ इमरान प्रताप गनी को गाली दो। माँ बहन की गालियां, वोट अल्लाह रसूल के नाम पे मांगते हो और एक अपने ईमान वाले भाई को माँ बहन की गाली दिलवाते हो। नहीं इत्तेफाक रखता मैं तुम्हारी सियासत से, तुम अपनी सियासत करो, हम अपनी सियासत करें, लेकिन हमने तुम्हें कभी गाली नहीं दी। इस यहाँ मौजूद किसी भी भोले भाले इंसान ने किसी दूसरे सियासी पार्टी के इंसान को गाली नहीं दी, लेकिन आपके लोग गाली देते हैं और फिर जोकी हाट में खड़े होकर के मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का हवाला देते हो। अरे ओवैसी साहब, आप मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए तकरीरें करते हो, क्या यही इत्तेहाद है? क्या यही इत्तेहाद है? एक सगे भाई के खिलाफ एक सगे भाई को लड़ाना, क्या यही इत्तेहाद है? मुझे बताओ, क्या यही इत्तेहाद है? क्या यही एकजुटता है? सरफराज आलम के सगे भाई को सरफराज आलम के खिलाफ चुनाव लड़ा देना, क्या यही इत्तेहाद है? ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है। सीधे सीधे साजिश है कि नहीं है, मुझे बताओ। वो जोकी हाट जिसे अपने खून पसीने से तस्लीमुद्दीन साहब ने सींचा, वहीं आकर के आप उन्हीं का हवाला देके बीजेपी को जिताने की कवायद करते हो। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैदान महशर में, हश्र के मैदान में तस्लीमुद्दीन साहब आपका गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि आपने अपनी सियासत के लिए, आपने अपनी सियासत के लिए मेरे 2 सगे बेटों को आपस में लड़वा दिया। सियासत आती जाती रहेगी, लेकिन आपने जो 2 सगे भाइयों के दिलों में नफरत का जहर बोया है, वो कैसे खत्म होगा? कौन सी सियासत कर रहे हो असदुद्दीन साहब? कौन सी सियासत है ये? माइक पर खड़े होकर के लोगों को इत्तेहाद और मुत्तहिद करने की बातें और सगे भाई के खिलाफ सगे भाई को लड़ा देना, क्या मुंह दिखाओगे? आज तस्लीमुद्दीन साहब की रूह ऊपर कितना तकलीफ में होगी कि एक सगे भाई के खिलाफ, अरे टिकट कट गया। शहनवाज आलम मेरे भाई, आप भी मेरे भाई हो, टिकट कट गया तो कट गया। सगे भाई के खून के लिए विधायकी के टिकट का क्या? अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी तुम्हें मिलती तो तुम्हें ठोकर मार देनी चाहिए थी, लेकिन तुम मिल गए उनके साथ, तुम मिल गए उनके साथ। एक भाई से इतनी नफरत, बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई उसी कोख से पैदा हुआ है जिस कोख से आप पैदा हुए हो। उस एक बड़े भाई के खिलाफ नामांकन करते हुए हाथ नहीं कांपा आपका? क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चाबी भर दी थी, क्योंकि बिहार में सरकार बन रही है तेजस्वी यादव की, तो लोग छोड़ दिए गए हैं। मेरे भाई 1-2 विधायक 3 विधायक जिताने की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई है सरकार बदलने की। और सरकार का मतलब क्या होता है, हम उत्तर प्रदेश वालों से उसका दर्द पूछो। एनआरसी के आंदोलन में इन्हीं हाथों से 21 लाशें उठा के आया हूं। 21 लाशें सीधे सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई हैं। ये होती है हुकूमत। अगर कोई जालिम हुकूमत है तो उसे बदलने के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो देना चाहिए। अगर उसे बदलने के लिए अपने छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे झगड़े किनारे रखने पड़े तो रखना चाहिए। मुझे बताओ जोकी हाट वालों, मुझे बताओ कि इस बड़ी लड़ाई में तुम खड़े हो या नहीं? तेजस्वी के साथ, राहुल के साथ ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक हाथ उठा के बताओ, छत पर भी जो लोग हैं वो भी बताए, उठाओ हाथ। एक एक उठा हुआ हाथ बता रहा है कि आप खड़े हो सरफराज आलम के साथ। और जोर से हाथ बुलंद करो, खड़े हो ना? सरफराज आलम के साथ खड़े हो, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के इस चश्मो चराग जो बड़ा बेटा है जो उनकी विरासत संभाल रहा है उसके साथ खड़े हो। और एक बात बता दूं, शहनवाज साहब नाराज होकर के भले ही भाजपाई एजेंटों के साथ मिल गए हैं, लेकिन मैं एक दिन उन्हें भी मनाऊंगा।
चुनाव खत्म हो जाएगा तो मैं एक दिन उनसे भी कहूंगा, उनका भी हाथ पकड़ के तेजस्वी के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि ये थे अपने ही, थोड़ा भटक गए थे, फिर इनको लेना है। और सरफराज भाई आपको भी उन्हें सीने से लगाना पड़ेगा, लगाइएगा। ये मेरे लिए आप बोलिए, लगाइएगा, हाथ उठा के बताइए, लगाइएगा। ये वादा रहा इनका। ये फिर से शहनवाज साहब को देखिए, मैं तो बस एक बात आखिर में आपसे कह रहा हूं, शायरी भी सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा तो मैं जानता हूं आप नाराज हो जाएंगे। मेरे भाई, ये लड़ाई वाकई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हैदराबाद को देखो, उन 29 लोग जो मारे गए हैं उनकी मदद करो। कुछ तस्वीरें तो आपने वायरल कराई, मैंने सुना कि यहाँ तकरीरों में ये कह रहे हो कि मैंने चीफ मिनिस्टर को रात 11:30 बजे जाके मुलाकात करी। अरे असद साहब, जब पूरा शहर पानी में तैर रहा था तो रात 11:30 बजे क्या हेलीकॉप्टर में उड़ करके चीफ मिनिस्टर के पास गए थे? यार इतना झूठ क्यों बोलते हो मेरे भाई? सियासत करो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। आपका एक वीडियो बीच में वायरल हुआ था जब आप ये कह रहे थे, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि मैंने एक दिन जरूरत पड़ी तो एक साथ 15 बोतल खून दिया। बताओ, जो कि हार्ट वालों को 15 बोतल खून एक साथ दे सकता है? यार यहाँ एक बोतल देने के बाद डॉक्टर दूसरा बोतल लेने से मना कर देता है, और ये कह रहे हैं हमने 15 बोतल खून दिया। 15 बोतल, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। तुम 100 करोड़ हो, हम 15 करोड़ हैं। अरे मेरे भाई, ये सीमांचल है, यहाँ के लोग मिलजुल के रहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। जब 47 में बंटवारा हो रहा था और जिन्ना सरहद के उस पार से आवाज लगा रहे थे कि इधर चले आओ, जब मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे पुरखे एक मिट्टी में दफन है। तो ये सीमांचल है जहाँ के पड़ोस में सरहद पड़ती है पड़ोसी मुल्क की, लेकिन इस मिट्टी के लोगों ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, सीमांचल में रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। सीमांचल हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। साजिशें बहुत बड़ी हैं। ये खड़ा होकर के जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में क्या कहा 10 दिन पहले, याद है? कि कोरोना की वजह से सीए रोक दिया वरना फिर आएगा। असम में क्या हो रहा है? मदरसे बंद किए जा रहे हैं। ये तब हो रहा है जब हुकूमत है। हुकूमत कैसे बदलेगी? हुकूमत एक दो विधायक और जज्बात में आने से नहीं बदलेगी। ये सीमांचल को राहत पैकेज की बात करने वाले दरअसल लूट रहे हैं। टिकट के बड़े बड़े बोलियां लगी। मैंने बेचारी एक कंचन है, उनके वीडियो सुने, क्या मस्त गालियां देती है बेचारी, वो आपने भी सुनी होगी। हमारे एक बेचारे चतुर्वेदी मौलाना साहब हैं, वो भी टिकट के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की बेचारे। मजहबी जलसों में भी जाके सियासी बातें करते रहे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया क्योंकि वो बेचारे पैसा नहीं दे पाए थे। उसके बाद किसी और को टिकट बेचा गया। ऐसे बहादुरगंज में मुसब्बिर साहब को टिकट नहीं दिया गया, अंजार नईमी को करोड़ों में बेच दिया गया। अपनी सीट छोड़ करके सदर साहब जो आजकल अपनी कयादत की बात करते हैं, पहले लालू के साथ घूमते थे, फिर नीतीश से टिकट लिया और उसके बाद आधे मैदान में छोड़ करके भाग गए चुनाव, और आज अपनी कयादत की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको समझाने आया हूं, सीमांचल वालों, आप भोले जरूर हैं लेकिन आप बेवकूफ नहीं हैं। आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना है। ये लड़ाई विधायक जिताने की नहीं बल्कि सरकार बनाने की है, और सरकार मोदी और नीतीश की कौन हटा सकता है? तेजस्वी और राहुल की जोड़ी हटा रही है। आप 10 नवंबर को बिहार बदल दो, खुदा ने चाहा तो 24 में हिंदुस्तान की भी गद्दी बदल जाएगी, नरेंद्र मोदी भी हट जाएंगे। जाते जाते बस 2 शेर, क्योंकि हेलीकॉप्टर की तरफ से इशारा हो रहा है, अगली सभा में पहुंचना है। मैं आपसे आखिर में इतना कह के जा रहा हूं कि कुछ याद रहे ना है, लेकिन याद रखना कि लॉकडाउन में जब तुम गुजरात से मार के हैदराबाद में फंसे हुए थे और तुम्हें पानी तक नहीं नसीब हो रहा था, और जब पैदल चल के 1200 1500 किलोमीटर आ रहे थे, तो यही दिल्ली की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस तुम पे लाठियां बरसा रही थी, मुर्गा बना रही थी, तुम भूखे थे, प्यासे थे। तब इमरान एक नज़्म पढ़ता है कि हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, के अपने घर बार माँ बाप से दूर थे,
नीतीश कुमार आपने गद्दारी करी। 2015 में इसी बिहार की आवाम ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया था महागठबंधन का, लेकिन आप बीजेपी की गोद में बैठ गए, जिसे आप बहुत झूठा पार्टी बोलते थे। यह बिहार है, यह हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकता, नहीं माफ कर सकता। तब मैं आखिरी मिसरे पढ़ता हूं कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। अरे पहुंचाओ इन मिसरों पर शोर नीतीश कुमार के कान तक, नरेंद्र मोदी जी के कान तक। मैं फिर से पढ़ता हूं, तैयार रहना। 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा। हेलो हेलो हेलो। सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? आप बताओ, जोतिहाट वालों सरफराज को जिता रहे हो ना? देखना मोदी जी, देखना देंगे तुम्हारा धर्म, याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। है हुकूमत तेरे सारे। अगली सभा के लिए